हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, यानी वेक्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो वेक्टर से आप लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं होंगे, आपको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ना है और 11th के फिजिक्स में भी इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, है कि नहीं। लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि आपको इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये मैं मान के चलूँगा और तब आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो देखो, चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज बनाएं, उससे पहले हम लोगों को कुछ थ्योरी पढ़ना होगा, तभी हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी, जितने की ज़रूरत होगी एक्सरसाइज बनाने से पहले, वो मैं आपको पढ़ाते चलता हूँ। ठीक है, ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना चैप्टर को, सदिश बीजगणित। तो देखो, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दो तरह की राशियां होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश को वेक्टर बोलते हैं और अदिश को स्केलर बोलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये समझने से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ध्यान से समझो, मैं इसको लिखवा दूंगा फिर। सदिश राशियां क्या होती हैं? तो वैसी राशियां जिनके पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ साथ दिशा भी होती है ना। वैसी राशियाँ जिनके पास मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तथा डायरेक्शन यानी दिशा दोनों होता है ना, वैसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, है ना, फोर्स यानी बल। देखो, किसी भी वस्तु पे फोर्स हम लोग लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो कुछ मात्रा में लगाते हैं, है ना। जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। तो 10 न्यूटन फोर्स मान लो हमने लगाया, तो ये जो 10 न्यूटन है, ये होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। याद रखिएगा, है ना। किसी भी राशि को जब हम लोग मापते हैं, जैसे मान लो कि आप द्रव्यमान मापते हो, तो मापते हो ना 2 kg, 4 kg, 5 kg, तो ये 2 kg जो हुआ ये परिमाण होता है। लंबाई मापते हो तो 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो ये 5 मीटर जो होता है वो परिमाण होता है। तो हम लोगों ने फोर्स की बात की थी, है ना, वेक्टर के एग्जांपल में। तो फोर्स जो होता है, मान लो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पर, है ना, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये तो क्या हो गया? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स किसी खास दिशा में लगती है ना। उस फोर्स की खास दिशा होती है। जैसे देखो, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ये एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो फोर्स क्या होता है? एकदम सीधा नीचे की ओर लगता है, खास दिशा में लगता है। तो हर बार फोर्स जब लगता है किसी वस्तु पर, तो वो एक खास दिशा में लगता है। ठीक है, तो फोर्स की दिशा भी होती है परिमाण के साथ साथ। जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन परिमाण हो गया, उसकी खास दिशा भी होती है। ठीक है, इसीलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर राशि है। और भी एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेग हो गया, वेलोसिटी। तो ये जो होता है सदिश राशियों का एग्जाम्पल है। तो सदिश राशि आप लोग समझ गए, वैसी राशियाँ जिनके पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तथा दिशा यानी डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन भी आप ले सकते हो, त्वरण, ये भी होता है। ठीक ना। चलो, ये तो बात हो गई सदिश राशियों की। अब बात करते हैं अदिश राशियों की, है ना। तो देखो, अदिश राशियाँ कैसी होती हैं? तो वैसी राशियाँ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो द्रव्यमान, है ना। जैसे द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान हम लोग जब मापते हैं तो कितना? 10 kg आता है ना, या 5 kg आता है, या 100 kg, कितना भी आ सकता है। हम अपना द्रव्यमान भी माप सकते हैं, है कि नहीं। या समय, टाइम हम लोग मापते हैं, या टाइम हम लोग रीड करते हैं। तो टाइम जो होता है वो कभी हम लोगों ने देखा तो कितना होता है? मान लो कि 10:55, या टाइम कितना हुआ है, कितना टाइम गुजरा है, वो हम लोग मापे तो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसा आता है। तो क्या उस टाइम की कोई दिशा होती है क्या? 10 सेकेंड पूरब, 10 सेकेंड पश्चिम, है कि नहीं? ऐसा होता है क्या?
ठीक है। या आपने तापमान को मापा, है ना, तापमान का ऐसा यूनिट आपको पता ही होगा क्या होता है, केल्विन होता है, हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। तो मान लो अपने बॉडी का टेम्परेचर आपने अपना मापा, तो सपोज दैट आपको बुखार है तो आपको 101 डिग्री आ गया, 101 डिग्री आ गया, तो क्या इसका कोई डायरेक्शन होता है, दिशा 101 डिग्री पूरब, 101 डिग्री पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण आपको मिलता है, कितना है, किस दिशा में है, वो नहीं मिलता है, दिशा उसमें नहीं होता है, जैसा कि फोर्स में होता था। ठीक है, तो जब दिशा नहीं बता सकते हैं किसी राशि का तो वो होता है स्केलर यानी अदिश राशि। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख लिया, द्रव्यमान को देख लिया, तापमान को देख लिया, समय को देख लिया, है ना। तो इस तरह की राशियां जो होती है अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सदिश, वेक्टर, वैसी राशियां क्वांटिटीज जिनके पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ दिशा यानी डायरेक्शन भी होती है, उन्हें सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है जी, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बताया था, फोर्स, है ना, फोर्स हिंदी में बल कहते हैं, है ना। उसके बाद विस्थापन भी एग्जाम्पल होता है, उम्मीद है आपको पता होगा विस्थापन क्या होता है ना। विस्थापन अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो विस्थापन होता है कि किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट दूरी कैसे मिलता है, सीधा लाइन में चल के जाइएगा, तो सीधा लाइन में चल के जाइएगा तो वो क्या होता है, विस्थापन होता है। तो उसका एक डायरेक्शन होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच सीधे लाइन में चल के जाइएगा तो वो एक दिशा में चल के जाइएगा, है ना। तो इसलिए उसका दिशा होता है और उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। ठीक ना। वेलोसिटी, वेग, त्वरण भी होता है, तो हम लोग बस इतना ही लिखते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका सदिश। अब बात करते हैं अदिश की, है ना। आगे चल के हम लोग खाली सदिश पे फोकस करेंगे मेनली, है ना, अदिश। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्केलर। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। वैसी राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि, है ना, यानी स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा हुआ है ना, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो द्रव्यमान ले सकते हैं हम लोग, है ना,
द्रव्यमान यानी मास, ठीक है। और समय ले सकते हैं, समय टाइम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग तापमान ले सकते हैं, इसकी भी दिशा नहीं होती है, टेम्परेचर, ठीक है। और भी बहुत सारी राशियां हैं, हम लोग बस 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सदिश पे फोकस करेंगे, सदिश को कैसे डिनोट करते हैं ये देखेंगे। तो वेक्टर में क्या होता है, 2 चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट, है ना, एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड के मदद से वेक्टर को दर्शाते हैं, जिसके एक सिरे पर तीर का नोक बना हुआ होता है ना। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड का जो लंबाई होता है वो हमको बता देता है वेक्टर का परिमाण, मतलब कितना है ना, मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना है राशि का। और ये तीर का नोक जो है वो दिखाता है दिशा, कि वेक्टर किस दिशा में है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, चलो। किसी वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसकी दिशा तीर के नोक द्वारा दर्शाई जाती है ना, तथा रेखाखंड की लंबाई वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर हमें मान लो 10 न्यूटन फोर्स, है ना, 10 न्यूटन फोर्स को हम लोग दर्शा रहे हैं। इसका डायरेक्शन मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, यानी पूरब की ओर है। तो उम्मीद है आपको डायरेक्शन दिखाना आता होगा, ये बोर्ड पर या शीट पर, पेज पर डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब कैसे दिखाते हैं आपको आता होगा। नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर में नॉर्थ होता है ना, ग्लोब में जैसे हम लोग दिखाते हैं, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, ये लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है और राइट साइड में ईस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए 10 न्यूटन ईस्ट, है ना, ये फोर्स है ना, न्यूटन में है तो फोर्स है, तो इसको वेक्टर के रूप में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखो 10 न्यूटन को दर्शाने के लिए मान लो इतना लंबा लाइन आपने बना दिया, है ना, और ईस्ट इधर का दिशा है तो तीर का नोक भी इधर हमने बना दिया, है ना। तो ये आपका 10 न्यूटन फोर्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो इस तरह से वेक्टर को हमने दर्शा दिया। अच्छा, अब ये 10 न्यूटन क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड किस चीज़ से पता चलता है, तीर के लंबाई से। तो देखो अगर ये 5 न्यूटन ईस्ट रहता, 5 न्यूटन ईस्ट रहता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग आधी लंबाई का बनाते वेक्टर। ये लो, मान लो ये आधी लंबाई का वेक्टर है ना। तो ये 5 न्यूटन ईस्ट, देखो डायरेक्शन सेम है लेकिन लंबाई जो है वो आधा हो गया है ना। तो इससे ये जो है वेक्टर हम लोग को 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। अच्छा, अगर हम लोग को 10 न्यूटन वेस्ट रहता तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ऊपर वाले की जितना, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो सेम लंबाई का वेक्टर आपको बनाना होगा, लंबाई सेम रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है ना, वेस्ट की ओर है, तो तीर का नोक इधर बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग वेक्टर के रूप में भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब देखो,
अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझो। जहाँ भी हम लोग वेक्टर बनाते हैं, है ना, तो वेक्टर का कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और वेक्टर का कोई अंतिम बिंदु होता है। तो मैं इसको बताता हूँ आपको, मैं ये मिटा देता हूँ, है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखो एक वेक्टर मैं बनाता हूँ, है ना, समझिए इसको, ये कोई वेक्टर ले लो, है ना। तो वेक्टर कहीं एक बिंदु से शुरू होता है ना, और कहीं एक बिंदु पर खत्म होता है ना। तो इसको ए मान लेते हैं। खत्म कहाँ होता है वो तीर के नोक से पता चलता है, जिधर तीर का नोक है उधर हमारा लास्ट पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट। तो ये है वेक्टर, है ना, ए पे शुरू और बी पे खत्म, है ना। तो इसको हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना। चलो अब ये जो पॉइंट है तीर की नोक की तरफ, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु, यानी फाइनल पॉइंट। और देखो वेक्टर जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है, पॉइंट ए, इसको हम लोग प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट तो बोलते ही हैं। इसका एक और फेमस नाम है जिसका हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे जी हम लोग इसको बोलते हैं टेल। ये वेक्टर का टेल हो गया ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया वेक्टर का हेड, तीर की तरफ जो होता है ना, हेड, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो प्रारंभिक बिंदु है जहां से शुरू होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, और जहां पे खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है। चलो अब देखो ये जो वेक्टर है इसका हम लोग कुछ नाम रख सकते हैं, कुछ नाम देके इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखो ये वेक्टर का जो नाम होगा, नाम, है ना, ये क्या होगा, देखो ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, ध्यान से देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए बी लिख दो, ठीक है, और इसके ऊपर बना दो एक तीर, ठीक है। तो इस तरह से आप वेक्टर का नाम दे सकते हो। एक और तरीका होता है जो बुक में आपको दिखेगा, है ना, और देखो आप ए बी ही लिखो और इसके ऊपर तीर ना बनाओ, तीर मत बनाओ, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा ना गाढ़ा डार्क कर देना होगा। ये बुक में ऐसे है बना के दिखाया हुआ, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसका यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे लिख के ज़्यादातर दिखाएंगे। और एक तरीका भी होता है जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ए से शुरू हो रहा है ना, तो स्मॉल लेटर वाला ए लिख के उसके ऊपर वेक्टर बना दो। तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बी वेक्टर, और इसको थोड़ा डीप में ए बी और ए वेक्टर, ऐसे करके हम लोग इस वेक्टर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमें इसको क्लियरली समझना चाहिए, है ना, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक बात और, इसको अगर हमको पढ़ना है तो सामान्यतः हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, जनरली इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी, है ना। सब इसको क्या पढ़ेंगे, सेम वेक्टर ए बी, ए तो ए हमने लिया है तो इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, वेक्टर ए बी या वेक्टर ए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, एक और नोटेशन है ना, दर्शाने का तरीका। किस चीज़ को दर्शाने का, तो वेक्टर का परिमाण, है ना। तो देखो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, देखो किसी वेक्टर ए बी के परिमाण, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड को, देखो
वेक्टर ए बी का मॉड, ऐसे हम लोग मॉड बना के डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर ए बी का परिमाण या मैग्नीट्यूड, है ना, मॉड वेक्टर ए बी, ठीक है। या एक और तरीका होता है, आप ये वेक्टर ए बी का परिमाण लिखना चाहते हो ना, डिनोट करना चाहते हो, तो आप खाली ए बी लिख दो, खाली ए बी, वेक्टर ना बनाओ इसके ऊपर, है ना। तो ये भी जो है, ये भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करने का तरीका है, और ये भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करने का तरीका है। वैसे ही मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर जो है, वेक्टर ए होता है ना, तो उसका परिमाण जो है हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये मॉड ए इस तरह से, या खाली ए लिख के ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। तो नोटेशन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, है ना। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखो, हम लोगों को एक बात तो पता होगी कि स्पेस, है ना, कोई खाली जगह या स्पेस को हम लोग 3 एक्सिस के मदद से दर्शाते हैं, ठीक है, 3 एक्सिस के मदद से। क्योंकि स्पेस में क्या होता है, लंबाई, आप अपने रूम, आप जिस रूम में भी बैठे हो उस रूम को ध्यान से देखो, उसमें कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा और कुछ ऊंचाई होगा, है ना। तो इन तीनों को दर्शाने के लिए 3 एक्सिस का सहारा लिया जाता है ना, जिससे हम लोग स्पेस को दिखाते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ 3 एक्सिस बना के, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी स्पेस को दिखाते हैं। अब देखो, जहाँ से तीनों एक्सिस स्टार्ट होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, है ना। और इसका निर्देशांक होता है 0 0 0, है ना, जो कि हमें एक्स की तरफ हम कितना गए हैं, वाई की तरफ कितना गए हैं, जेड की तरफ कितना गए हैं, वो हमको दिखाता है। तो जरा सा भी नहीं गए हैं, ना एक्स की तरफ गए हैं, ना वाई की तरफ गए हैं, ना जेड की तरफ गए हैं, है ना। तो 0 0 0 है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पेस को दर्शाने का तरीका। अब देखो स्थिति सदिश क्या होता है। तो कोई भी वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है, तब वो वेक्टर क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता। तो मैं इसको लिख देता हूं, है ना, कोई भी वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट या टेल क्या होता है, ओरिजिन होता है, उसे स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक बना के दिखा देते हैं। ये वाला जो ओरिजिन है, इसको हम लोग इस पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं, लो ओ नाम दे दिया। और कोई भी पॉइंट किधर भी हो, है ना, मान लो कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, इसको हम लोग P मान लेते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच वेक्टर बना दो, ठीक है, इसे बना दो आप, है ना। तो ये जो वेक्टर बना है, इसको आप OP वेक्टर नाम दे सकते हो ना, OP वेक्टर। तो ये जो OP वेक्टर है आपका, यही आपका क्या है, एक स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर है। आप कोई दूसरा पॉइंट भी कहीं लेके और ओरिजिन से बनाओगे, है ना, वो भी क्या होगा, आपका स्थिति सदिश ही होगा, है ना। तो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, स्थिति सदिश को सामान्यतः यानी जनरली आर वेक्टर से, है ना, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो देखो, ये जो OP वेक्टर है, आप इसको आर वेक्टर भी लिख सकते थे, है ना। सामान्यतः हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं,
ठीक है। और इसका परिमाण यानी इसकी लंबाई को खाली r से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, है ना। इसकी लंबाई क्या होगी, खाली r, या OP से, OP वेक्टर मानेंगे तो OP, r वेक्टर मानेंगे तो r इसका लंबाई होगा, है ना। ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये तो हो गया स्थिति सदिश, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे कि किसी वेक्टर का दिक् कोज्य, दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन एंगल, दिक् कोज्य को डायरेक्शन एंगल कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक पोजीशन वेक्टर को ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मैं ले लेता हूँ, पहले स्पेस को दिखा देता हूँ, ठीक है। x, y एंड z, ठीक है। और इसमें बना देता हूँ एक पोजीशन वेक्टर, लो जी बना दिया, है ना। ये आपका पॉइंट O है, ये आपका पॉइंट P है। इसको OP वेक्टर या R वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, अभी अभी मैंने बताया। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो x एक्सिस है, देखो x एक्सिस जैसे यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इधर प्लस x होता है, इधर माइनस x होता है। तो माइनस वाला x y z मैंने बना के नहीं दिखाया है, सिर्फ प्लस वाला दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है आपका, है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, ध्यान से देखिए, ये कोण बना रहा है ना। तो इस कोण को मान लेता हूं मैं अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर जो है ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, देखो यहाँ पे y है तो इससे भी कुछ कोण बना रहा है ना, तो इसको मान लेता हूँ बीटा, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये z एक्सिस से भी कोई कुछ कोण बना रहा है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ गामा, ठीक है। तो हमारा पोजीशन वेक्टर जो है वो पॉजिटिव x, पॉजिटिव y तथा पॉजिटिव z एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं दिक् कोज्य या डायरेक्शन एंगल, सिंपल, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए। पोजीशन वेक्टर जो एंगल पॉजिटिव x, y तथा z एक्सिस से बना रहा है उसे दिक् कोज्य यानी डायरेक्शन एंगल कहते हैं। यहाँ अल्फा, बीटा तथा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है, यानी दिक् कोज्य है। तो देखो दिक् कोज्य यानी डायरेक्शन एंगल तो काम हो गया ये आपका, है ना। अब समझते हैं कि दिक् कोसाइन क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है, ये जो एंगल बना है ना अल्फा बीटा गामा, है ना, इसका कोसाइन, है ना, यही तीनों एंगल्स का कोसाइन, कोसाइन मतलब का कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन। वेरी सिंपल। तो इसको लिख लेते हैं, एंगल्स अल्फा बीटा तथा गामा के कोसाइन, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, कोसाइन को दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। तो यह डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। लो जी, अब देखो
ये जो डायरेक्शन कोसाइन है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको हम लोग एल एम और एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ एक हम लोग पॉइंट लिख लेंगे कि डायरेक्शन, ये शॉर्ट में मैं डायरेक्शन को ऐसे लिखता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा को एल एन तथा एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। इसको याद रखना, L M N, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा लेकिन आगे इसका जरूरत पड़ेगा। तो देखो दिक को डायरेक्शन एंगल हम लोग को पता चल गया, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल्स बन रहे हैं वही क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, ठीक है। बात फिर करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। तो इन्हीं एंगल्स का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, जिसको हम लोग एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। अब लास्ट बात करेंगे हम लोग दिक अनुपात की। तो इसी फिगर में हम लोग ध्यान से समझेंगे, हमको पता चल जाएगा। मैं इधर वाला मिटा देता हूं ताकि लिख सकूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस फिगर में ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दूं, ठीक है, तो देखो ये वाला जो लंबाई है जो एक्स एक्सिस पर है, इसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। और अब आप बताओ, देखो ये वाले लाइन का लंबाई है ना एक्स है, ठीक है, और ये जो वेक्टर है आर वेक्टर है ना, इसका लंबाई यानी मैग्नीट्यूड को हम लोग खाली आर से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, और बताओ कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल में। तो क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर, ऐसा हो जाएगा। एच आपका ये, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं तो एल इंटू आर लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखिए उसी तरह से हम अगर लिखेंगे, ये अगर हम लोग इधर परपेंडिकुलर डालेंगे फिर इस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे यहाँ पे डाला है, तो देखो हम लोग को रिजल्ट्स कैसा मिलेगा, ध्यान से देखिए, है ना। जब हम लोग वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के कॉस बीटा निकालेंगे, है ना, कॉस बीटा, तो हमको क्या मिलेगा, वाई बाई आर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू कॉस बीटा इंटू आर। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस बीटा को हम लोग m से डिनोट करते हैं ना, m इंटू आर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब z एक्सिस पे ऐसे आप परपेंडिकुलर डालोगे और इस लंबाई को z मान लोगे, है ना, जैसे यहाँ पे x माना हुआ है, तो कॉस गामा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, z बाई आर, ठीक है। तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस गामा इंटू आर, यानी z इज इक्वल टू एल एम एन ना, n इंटू आर, ठीक है। तो देखो यहाँ जो x y z आया है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ x, y, z जो हम लोग का आया है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कैसे लिख दिया है, x को l इंटू आर कॉमा m इंटू आर कॉमा n इंटू आर। देखो एल एम एन डायरेक्शन रेशियो जो था हमारा, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन था ना, उसमें हम लोगों ने ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, यानी लंबाई आर को मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये हमको मिला है, ठीक है। तो ये एल आर एम आर और एन आर जो है, यही हम लोग का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है ना। यहाँ एक्स वाई जेड या
LR MR NR वेक्टर, R वेक्टर हम लोग यहाँ लेके समझ रहे हैं, R वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यानी क्या, दिक अनुपात है। ठीक है, दिक अनुपात है। इसे ध्यान रखना, इसे ABC से भी डिनोट किया जाता है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग LMN से डिनोट करते थे, है ना, वैसे ही डायरेक्शन रेशियो है ना, जो कि XYZ या LR MR NR है, इसको ABC यानी ये लंबाई को A, इधर वाला इस एक्सिस पे जो लंबाई आना था उसको हम लोगों ने B मान सकते थे, और जो Z एक्सिस पे लंबाई आता है ना इसकी तरह से, उसको हम लोग C मान सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो तीनों हम लोगों ने समझ लिया। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। दिक कोज यानी डायरेक्शन एंगल, पॉजिटिव X पॉजिटिव Y और पॉजिटिव Z एक्सिस से जो कोण बनता है एंगल अल्फा बीटा गामा, उसको हम लोग डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। और इन्हीं में कॉस लगा दो, खाली कॉस, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा दूसरा, है ना। और तीसरा जो है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना के कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू निकाला, जिससे हमें XYZ का वैल्यू मिला है। ठीक है, LR MR और NR, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग A B और C से डिनोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन बनाते समय आपको और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर के प्रकारों की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार वेक्टर का है ना, नंबर 1, शून्य सदिश जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर। तो देखो ये क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो, है ना, या सेम हो। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, है ना, शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, देखो इसे कैसे डिनोट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है जिसका प्रारंभिक बिंदु भी A ही है और अंतिम बिंदु भी A ही है, तो इसे हम लोग A वेक्टर, या कोई दूसरा होता B होता ये, तो B वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका शून्य सदिश जीरो वेक्टर, है ना, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा भी मैं यहाँ स्पेस है कर देता हूँ। दूसरा टाइप होता है मात्रक, है ना, मात्रक सदिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, किसी दिए गए वेक्टर, कोई वेक्टर पहले से दिया हुआ हो, है ना, दिए गए वेक्टर की दिशा में 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर उस वेक्टर
मतलब जो दिया गया है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपके पास मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ये ए वेक्टर है, तो इसका लंबाई कुछ भी है, मान लो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ भी इसका लंबाई होगा ना, तो इसी के डायरेक्शन में है ना, इसी के दिशा में, तीर का नोक ऐसे है मतलब इस दिशा में आपको 1 यूनिट, जैसे मान लो ये 10 यूनिट लंबाई का है या 5 यूनिट लंबाई का है, तो 1 यूनिट लंबाई का आप वेक्टर लो। ठीक है, देखो मान लो कि ये 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर इसी के दिशा में है, तो ये जो वेक्टर बना है वो इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा जी। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए, जो भी हो, अगर बी रहता तो बी लेते, सी रहता तो सी लेते, और ऊपर में एक बनाते हैं कैप। देखो बहुत नया चीज़ है आपके लिए, अगर पहले से नहीं पता है तो, है ना, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप। तो ध्यान से समझिए, कोई दिया गया वेक्टर है ना, उस वेक्टर की दिशा में 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर है ना, दिया गया वेक्टर ए वेक्टर है, तो ये 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर उस दिशा में क्या कहलाएगा, ए कैप। यही जो है ए कैप, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना। तो कोई ए वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए कैप से। बी वेक्टर होगा तो उसके यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, बी कैप से। सी वेक्टर का सी कैप से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। अब मैं इसको मिटा के अगला टाइप आपको बताता हूँ। देखो अब थर्ड टाइप जो है उसको हम लोग बोलते हैं सह आदिम सदिश, यानी को इनिशियल वेक्टर, है ना। तो ये हिंदी वाले नाम से तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन को इनिशियल वेक्टर, इंग्लिश वाला नाम को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, मतलब सेम प्रारंभिक, को मतलब सेम, सेम प्रारंभिक, है ना। तो वैसे वेक्टर, है ना, दो या दो से अधिक वेक्टर होंगे जिन सब का प्रारंभिक बिंदु सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि दो या अधिक वेक्टर्स जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम ही होता है, सह आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ये मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो ये तीनों का प्रारंभिक बिंदु ये है ना, है ना। तीनों का प्रारंभिक बिंदु सेम ही है ना जी, टेल। तो इसलिए ये तीनों ए बी सी क्या होगा, सह आदिम सदिश होगा, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा टाइप। अब चौथे टाइप का बात करते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूं। चलो चौथा टाइप देखो, नंबर 4, ये है संरेख सदिश, को लीनियर वेक्टर। तो ध्यान से समझिए इसको। वे वेक्टर, है ना, दो या दो से अधिक वेक्टर, वे सारे वेक्टर जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, है ना। वेक्टर हम लोग बनाते हैं ना, तो पैरेलल होना चाहिए, समांतर, तब वो क्या होंगे, वे संरेख सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर होंगे। अब इसमें ध्यान रखिए, जो सारे वेक्टर्स एक दूसरे के समांतर होंगे उनका लंबाई जो है वो डिफरेंट हो सकता है ना। लंबाई डिफरेंट हो सकता है और डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, मतलब एक का इस तरफ और दूसरे का इस तरफ, ये भी हो सकता है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका
वैसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। संरेख सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सदिशों की लंबाई ना, यानी क्या, परिमाण, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं तथा दिशा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय ये चीज काम में आएगा, दिमाग में रहना चाहिए। डायरेक्शन भी विपरीत है ना, यानी अपोजिट हो सकती है, ठीक है। यानी देखो, अब कुछ एग्जाम्पल्स में बना के दिखा देता हूं, है ना, संरेख सदिशों का, ठीक है। तो खाली पैरेलल होना चाहिए, यही कंडीशन है ना। देखो ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, एक दूसरा जो है वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या होगा, संरेख सदिश होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। अच्छा, एक तीसरा वेक्टर ये ले लो, सी वेक्टर, है ना, तो इसकी लंबाई जो है ए और बी के बराबर नहीं है मैग्नीट्यूड, लेकिन पैरेलल तो है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी इन दोनों से क्या होगा, कोलिनियर होगा, संरेख होगा। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो कोई वेक्टर, ये डी वेक्टर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपोजिट होगा तो भी संरेख होगा, खाली क्या होना है, पैरेलल, समांतर होता है। लाइन पैरेलल चेक करने आता है ना आप लोगों को, समांतर लाइंस, वैसे ही चेक करना है, अगर समांतर है तो हो गया संरेख, विपरीत दिशा में है तो भी चलेगा, ओके। तो इस तरह से चौथा टाइप यानी संरेख सदिश भी हम लोगों ने समझ लिया। तो अब नंबर 5, पांचवें टाइप की बात करते हैं, समान सदिश, है ना, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, लंबाई भी सेम होना चाहिए दो वेक्टर का, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना। तो यदि दो वेक्टर्स की लंबाई एवं दिशा दोनों समान हो, तब उसे समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका, एक वेक्टर ए ले लो और एक और वेक्टर बनाओ, है ना, जिसका लंबाई और दिशा क्या हो, सेम ही हो, लो, तो ये दोनों क्या है, समान सदिश है, इक्वल वेक्टर्स है ना। अब देखो नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे किसी वेक्टर का ऋण यानी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, है ना। चलो तो देखो इसमें क्या है, किसी वेक्टर के समान लंबाई परंतु विपरीत दिशा माने अपोजिट डायरेक्शन में कोई
वेक्टर उस वेक्टर का ऋण सदिश यानी निगेटिव वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, है ना। मान लो ये है वेक्टर ए, ठीक है, तो इसके सेम लंबाई का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखो, है ना। ये मान लो कि कोई वेक्टर है बी, तो ये क्या है, ये जो है इसका ऋण है ना, मतलब इसका निगेटिव है माइनस ए वेक्टर। इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हो कि ये जो बी है इसका ऋण है, मतलब निगेटिव है इसका माइनस ए वेक्टर, है ना। तो सेम लंबाई का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब देखो वेक्टर का एक स्पेशल क्लास होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए आप लोग, बहुत काम का है ना। स्वतंत्र सदिश बोलते हैं इसको, है ना, स्वतंत्र सदिश, फ्री वेक्टर। तो ये होता क्या है समझिए। देखो वेक्टर में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर जो दिया हुआ है उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह हम लोग रखते रहते हैं, है ना। उठा के एक जगह से दूसरे जगह हम लोग इधर से उधर रखते जाते हैं। पेज पर आप बना रहे हो तो पेज पे भी, बोर्ड पर हम बना रहे हैं तो बोर्ड पे भी, एक जगह से दूसरे जगह, ऐसा हम लोग करते रहते हैं। लेकिन उस क्रम में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि न तो उस वेक्टर का लंबाई बदलो और न ही उसका डायरेक्शन बदलो। तो मान लो आपके पास ये है ना, ये वेक्टर है जिसमें ये नोक है मान लो, तो इसको आप उठा के कहीं भी रखो, क्या हो रहा है, लंबाई चेंज हो रहा है नहीं, और दिशा भी चेंज हो रहा है नहीं। तो ऐसा जब वेक्टर के साथ हम लोग कर सकते हैं तो वेक्टर को क्या बोला जाता है, फ्री वेक्टर यानी स्वतंत्र सदिश। तो इसको मैं लिख देता हूं कि जब हम वेक्टर को बिना उसकी लंबाई एवं दिशा बदले एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सकते हैं तब उसे स्वतंत्र सदिश, ठीक है, यानी फ्री वेक्टर कहते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जगहों पर हम लोग किसी भी वेक्टर को यहाँ फ्री वेक्टर ही मान के चलते हैं, है ना। चलिए तो हो गया हमारा स्वतंत्र सदिश भी हो गया। तो अब वेक्टर के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 को बनाने के लिए पर्याप्त थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ग्राफ पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दिखाना है, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का सरल रेखीय पथ, सीधा रेखा में जो दूरी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दिखाना है। कैसे दिखाना है, ग्राफ पर, है ना, ग्राफ के मदद से उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ। तो हम लोग थोड़ा दिशाओं को देख लेते हैं, सारी दिशाएं कैसे होती हैं। आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना। ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ। इधर वाला वेस्ट होता है, इधर वाला ईस्ट होता है। तो 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाना है ना। उत्तर से देखो, ये उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है, ध्यान से देखना, ये उत्तर है। उत्तर से
30 डिग्री, 30 डिग्री किधर, पूर्व की ओर, तो पूर्व देखो उधर है ना, तो उत्तर से आप 30 डिग्री आपको इधर भागना है ईस्ट की तरफ। देखो मान लो इतना, ये एंगल आप मान लो कि 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल। तो इसी तरफ क्या है, इसी एंगल पर 40 किलोमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। तो एक लाइन बना के हम लोग दिखा सकते हैं ना, लो ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया। ये मान लो कितना है, 40 किलोमीटर है, ठीक है, और कितना एंगल पर है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल पर, 30 डिग्री पर। तो लो जी 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पर 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हमने दिखा दिया। हो गया, बस यही दिखाना था, ग्राफ में हम लोगों ने अच्छे से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट को हमने दिखा दिया 40 किलोमीटर नॉर्थ से ईस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ राशियाँ दी हुई हैं, है ना, आपको देख के बताना है कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, मतलब कौन सदिश है कौन अदिश है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से एक बार लिख लो, है ना, या देख लो कौन सा होगा, उसके बाद मैं बोलूँगा तो आप लोग मिलाइएगा, है ना। चलो तो देखो सबसे पहला क्या है, 10 kg। 10 kg है, यूनिट देख के कौन सा राशि है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है आपको पता चल जाएगा। तो केजी है यानी क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान जो होता है उसका कोई दिशा होता है क्या, 10 kg ईस्ट वेस्ट पूरब की ओर पश्चिम की ओर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अदिश यानी स्केलर, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो देखो 2 मीटर क्या है, एक दूरी है ना, लेकिन इसमें क्या है, इसका डायरेक्शन भी है। तो दूरी में जब डायरेक्शन होता है तो वो विस्थापन होता है, ध्यान में रखना है ना। तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, है ना, तो दिशा है यहाँ पे, क्लियरली दिशा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। चलो ये 40 डिग्री है ना, ये देखो 40 डिग्री एंगल है ना। तो ये जो है इसका कोई खास दिशा नहीं होगा, तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। चलो 40 वाट, कौन सा राशि है जी, ये वाट है, तो शक्ति है ना, पावर। तो ये भी स्केलर होता है, इसका भी कोई दिशा नहीं होता है ना, कि पूरब पश्चिम में 40 वाट। 10⁻⁻19 कूलम, ये आवेश होता है, चार्ज का यूनिट होता है, तो ये भी स्केलर होता है, इसका भी कोई दिशा नहीं होता है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिट अगर आपको नहीं पता है तब आप बहुत गलत कर रहे हैं। किस चीज़ का यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, त्वरण का होता है ना, एक्सेलरेशन का, है ना। तो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज होने का, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होने का रेट होता है। तो वेलोसिटी भी क्या होता है, वेग, वेक्टर होता है। तो ये भी वेक्टर होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर आपका वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ये तो मैंने कुछ तो आपको लिखवाया था अभी एग्जाम्पल में। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, है ना, जिसको हम लोग को बताना है कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। तो देखो टाइम पीरियड, समय कालांश है, तो टाइम है ये ना, तो टाइम क्या होता है, स्केलर होता है ना। टाइम की कोई दिशा नहीं होती है। दूरी, डिस्टेंस, देखो विस्थापन और दूरी में आपको अंतर पता होना चाहिए, है ना। मान लो 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इन दोनों के बीच का एक सीधा सरल रेखीय पथ जो होता है ना, या सबसे छोटा दूरी, यही सबसे छोटा दूरी होता है। इसकी एक खास दिशा है, निश्चित दिशा है। तो ये होता है क्या, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। लेकिन इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा रास्ता आप अपनाओ ना, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, है ना, ये रास्ता चल के अगर आप जा रहे हो तो कोई एक फिक्स दिशा नहीं है, ऐसे गए, है ना। तो ये जो रास्ता होता है या कोई भी दूसरा रास्ता, है ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गए, तो ये जो रास्ता होता है, ये जो रास्ता होता है, इस रास्ते की लंबाई जो होती है ये दूरी होती है। लेकिन सबसे छोटा वाला रास्ता जो होता है
वो जो होता है आपका विस्थापन होता है। तो विस्थापन का एक फिक्स दिशा है लेकिन दूरी का एक फिक्स दिशा नहीं होता है, इसलिए दूरी क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर। फोर्स शुरू में ही आपको बताया था, वेक्टर होता है, फोर्स की एक निश्चित दिशा होती है। वेग वेलोसिटी ये भी वेक्टर होता है ना। और कार्य वर्क इसका यूनिट जूल होता है, ये स्केलर होता है। ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें 4 वेक्टर्स आपके पास हैं, है ना, ए बी सी डी। आपको बोलना है कौन कौन सा वेक्टर इसमें सह आदिम है। सह आदिम यानी को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर कहाँ से कैसे पता चलता है हम लोगों को, जब दोनों वेक्टर सेम ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब दोनों का टेल एक ही हो। तो आप गौर से देखो, इस ए का और इस डी का, ए और डी का टेल सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड डी, है ना। फिर क्या है, समान सदिश, है ना। तो समान सदिश क्या होता है, जब लंबाई और दिशा दोनों सेम हो। तो गौर से देखो, ये बी वेक्टर का और ये डी वेक्टर का, ये बी और डी का लंबाई और दिशा दोनों सेम है ना, नीचे की ओर दोनों का दिशा है। तो बी एंड डी वेक्टर, ठीक है। संरेख परंतु असमान। देखो संरेख होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो पैरेलल तो ये और ये भी है, ये और ये भी है, लेकिन लास्ट में बोल दिया है कि संरेख तो हो लेकिन असमान हो, इक्वल नहीं हो, यानी डायरेक्शन सेम ना हो, डायरेक्शन अलग अलग हो। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, ये ए और ये सी देखो पैरेलल है ना, पैरेलल है तो संरेख हो गया, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में है ना, एक इधर एक इधर, इसलिए असमान हो गया। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ए एंड सी कोलिनियर एंड नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हो गया, बड़ा सिंपल है। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर संरेख यानी कोलिनियर है। तो देखो कोलिनियर संरेख होने के लिए हम लोग पढ़े हैं ना, दो वेक्टर, खाली हम लोग को क्या देखना होता है, दो वेक्टर पैरेलल समांतर होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये ए वेक्टर ऐसे बनता है और माइनस ए क्या, सेम लंबाई का अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों संरेख होगा ना, पैरेलल तो है ना, बस पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में है, अलग अलग लंबाई का है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, दो कोलिनियर संरेख वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा समान रहता है। क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई समान रहेगा तब भी वो संरेख होगा, है ना। तो हम लोगों ने तो पढ़ा है कि अगर लंबाई डिफरेंट भी हो, आप परिभाषा देख लीजिए कोलिनियर सदिश का, है ना, कोलिनियर वेक्टर का मैंने लिखवाया है कि लंबाई जो है यानी परिमाण अलग अलग भी हो सकता है ना। ये मान लो ये वेक्टर सी है, तो ये ए और सी ये दोनों भी संरेख होगा, है ना। लंबाई अलग अलग है तो भी संरेख होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट में तो बोल रहा है कि लंबाई जो है यानी परिमाण हमेशा समान होता है, तो ये गलत है भाई, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फॉल्स। अच्छा थर्ड, समान परिमाण यानी मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर संरेख होते हैं। देखो समान परिमाण या मैग्नीट्यूड का मतलब सेम लंबाई वाला दो गो वेक्टर हमेशा संरेख होता है बोल रहा है। तो ये क्या बात हो गया भाई, एगो वेक्टर देखो ये है और इसी लंबाई का कोई दूसरा वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। खाली बोल रहे हैं लंबाई सेम होने से क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो क्या लंबाई सेम है तो समांतर है दोनों, नहीं ना है, पैरेलल नहीं है, तो क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो जाएगा। कहाँ से होगा संरेख, है ना, समान लंबाई या डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। लास्ट, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश इक्वल होते हैं, है ना। बोल रहा है कि समान परिमाण यानी सेम लंबाई वाला दो संरेख सदिश
इक्वल भी होता है ना। तो समान लंबाई वाला संरेख सदिश जो होता है वो अपोजिटो डायरेक्शन में तो हो सकता है ना। एक इस डायरेक्शन में, देखो इन दोनों का लंबाई सेम है ना, इस डायरेक्शन में, एक दूसरे डायरेक्शन में भी तो होता है संरेख सदिश, है ना, सेम लंबाई का हो सकता है। तो जब दूसरे डायरेक्शन में हो गया तो समान नहीं होगा, समान होने के लिए लंबाई भी सेम और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना। तो समान परिमाण वाला दो संरेख सदिश हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें डायरेक्शन अलग अलग हो, तो वो समान कहाँ से होगा, समान नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोगों का एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया, है ना। बहुत सारे थ्योरी भी पढ़ा है हम लोगों ने, आप लोग उसको रिवाइज करिएगा और अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको अच्छा क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे विथ अस, थैंक यू।